हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साइंस पेडागोजी के बार बार रिपीट हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी प्रैक्टिस हम इसी क्लास में करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए संदर्भ बिंदु आवश्यक होती है। कथन सेकंड है एक ही वस्तु एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष गतिमान तथा दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो सकती है। सही विकल्प चुनना है। दोनों कथन सत्य हैं। कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। दोनों कथन सत्य हैं लेकिन सेकंड फर्स्ट कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे कथन फर्स्ट दिया है कि किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए एक संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप किसी वस्तु की गति का वर्णन कर रहे हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना आवश्यक है। जैसे आप किसी को डायरेक्शन भी बता रहे हैं, किसी को आप एड्रेस ही बता रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि आप इस स्कूल के पास से दाएं मुड़ जाइएगा या इस स्कूल से 2 किलोमीटर आगे आप बढ़ जाइएगा तो आपको अपनी जगह मिल जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। तो आपने एक रेफरेंस बिंदु दिया ना, तब आप जाके उसकी गति बता पाए। अब यार आप ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तब जाके आप अपनी जगह पे 5 मिनट पे पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए भी आपने रेफरेंस बिंदु दिया। तो किसी भी गति का वर्णन करने के लिए एक संदर्भ बिंदु या एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत आवश्यक है। ये सही है। कथन सेकंड दिया है कि एक ही वस्तु एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष गतिमान तथा दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए एक कोई व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है, अब उसके सामने से बस जा रही है तो उसके लिए तो बस गतिमान है और उसमें बैठे जो यात्री हैं वो भी गतिमान अवस्था में हैं, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन जो यात्री बैठे हैं बस के अंदर ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ही वस्तु एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष गतिमान हो सकती है और दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो सकती है। यानी कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है और 2 है ये कथन 1 की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है, वेग में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। कूट दिया है 1, 2 और 3, 1 और 4, 2, 3 और 4 या 1, 2, 3, 4। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है कि चाल एक अदिश राशि है, तो बिल्कुल सही है। चाल एक अदिश राशि होती है। अब अदिश राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो राशियाँ क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चाल के लिए कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होती है, ये एक चाल होती है, ये एक स्पीड होती है, इसमें दिशा नहीं पता होती। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है वेग एक सदिश राशि है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो वेग है इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेग एक सदिश राशि है। और सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती ही हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हों। जैसे कि वेग को अगर बताना है तो हम 60 किलोमीटर पर आवर और कोई दिशा देंगे कि पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, तब वो क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। तो यहाँ पे सेकंड भी सही है। थर्ड है चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, तो चाल बस का नहीं, चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो थर्ड भी सही है। अब यहाँ पे दिया है कि वेग में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अभी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि वेग एक सदिश राशि है और उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी अयस्क खनिज से होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो सकती है जबकि कुछ में धातु की प्रतिशत मात्रा कम हो सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल ए, केवल बी, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे है सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये बिल्कुल सही है। देखिए अयस्क ऐसा खनिज होता है जिसमें धातु को हम आसानी से और लाभ के साथ निकाल सकते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बी है कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है और कुछ में कम होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जितने भी खनिज होते हैं इनमें धातुओं की मात्रा बिल्कुल समान नहीं होती है, सब में अलग अलग होती है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है जिसमें कॉपर घटक तत्व के रूप में नहीं होता? जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्निको, ब्रास। यहाँ पे कूट दिया है ए और बी और सी और डी या ए और सी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी ऐसी मिश्र धातु है जिसमें कॉपर नहीं है। तो देखिए पहले जर्मन सिल्वर को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है, प्लस क्या होता है? निकल। तो देखिए यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सी मिश्र धातु है जिसमें कॉपर अब्सेंट है, यानी कॉपर घटक के रूप में नहीं है। अब देखते हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम है तो इसमें मैग्नीशियम होगा और साथ में क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, तो इसमें कॉपर नहीं है। ठीक है। एल्निको जो है, एल्निको ये मुख्यतः किससे बना होता है? तो ये बना होता है एल्यूमिनियम से, निकल से, प्लस कोबाल्ट से, प्लस आयरन से बना होता है। इसमें भी कॉपर अब्सेंट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो ब्रॉस है, ब्रॉस किससे मिलकर बना होता है? कॉपर प्लस जिंक से बना होता है, तो इसमें कॉपर होता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी और सी। और बी और सी कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाली वस्तु एक समान गति में होती है। असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाली वस्तु सदैव एक समान गति में होती है। असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय करने वाली वस्तु की गति बदल सकती है। सही विकल्प है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या 1, 2 और 3 तीनों। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो दिया है ये दिया है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाली वस्तु एक समान गति में होती है, जो कि बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी एक सीधी सरल रेखा में खाली सड़क में चल रही है, तो वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है? 10 मीटर। फिर दूसरे उसने सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की, फिर उसने तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर दूरी तय की, यानी हर 1 सेकंड में वो कितनी दूरी चल रही है? 10 मीटर चल रही, यानी समय अंतराल भी समान है और दूरी भी समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक समान गति या फिर यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है कि असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाली वस्तु सदैव एक समान गति में होती है। तो क्या ऐसा होता है? अब देखिए, अब यही गाड़ी पहुंची भीड़ भाड़ वाले एरिया में, ठीक है। पहले उसने 1 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय कर ली, फिर दूसरे बार वो जब की तो 5 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय कर पाई, फिर तीसरी बार उसने 8 सेकंड लिया 20 मीटर दूरी तय करने के लिए, ज़्यादा भीड़ वाली एरिया में आ गई। तो यहाँ पे देखिए जो समय अंतराल है ये बदल रहा है, भले ही दूरी यहाँ पे समान है लेकिन समय अंतराल बदल रहा है, इसीलिए इसको हम एक समान गति नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर 8 सेकंड में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो जाहिर सी बात है कि स्पीड यहाँ पे इसकी कम हुई होगी, जबकि यहाँ पे स्पीड इसकी ज़्यादा रही होगी। तो यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? गलत। अब तीसरा यहाँ पे दिया है कि असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय करने वाली वस्तु की गति बदल सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई भी गाड़ी है वो 2 सेकंड में कितना चल रही है? 10 मीटर चल रही है, फिर 3 सेकंड में कितनी चल रही है? 20 मीटर चल रही है। तो यहाँ पे समय भी बदल रहा है और दूरी भी बदल रही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे गति भी बदल रही है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड किस में दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड। और फर्स्ट और थर्ड किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। अगला प्रश्न है, धातु X धातु Y तथा धातु Z को क्रमशः उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित करती है। धातु Y धातु W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु जो धातु Z है ये W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सर्वाधिक और न्यूनतम अक्रियाशील धातुएं बतानी है। कौन कौन सी होंगी? XZ, XW, YZ या फिर YW। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जब हम विस्थापन अक्रिया पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो धातु दूसरे धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करती है यानी वो अधिक अक्रियाशील धातु है। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि जो धातु X है ये Y को भी विस्थापित कर देती है, यानी ये Y से ज़्यादा अक्रियाशील है, और धातु X ये Z को भी विस्थापित कर देती है, यानी Z से भी ये ज़्यादा क्या है? अक्रियाशील है। यानी कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो धातु X क्या है? सबसे ज़्यादा अक्रियाशील है, लेकिन Y और Z में अभी कंपेरिजन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सेकेंड जो है बोला है कि Y W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर सकती है, यानी Y W से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, ये उसको उसकी जगह से विस्थापित कर सकती है। लेकिन ये बोला है कि ZW को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, यानी जो Z है ये W से भी कम है, W Z से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस आ जाएगा ये X के बाद Y के बाद क्या आ जाएगा? W, और W के बाद क्या आ जाएगा? Z। ये आ जाएगा एक क्रियाशीलता अक्रियाशीलता की श्रेणी का क्रम। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा अक्रियाशील क्या है? X, और सबसे कम न्यूनतम अक्रियाशील धातु कौन सी है? Z है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट X और Z हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। ये सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया भी प्रश्न है। सीएनजी का कैलोरी मान या फिर जिसको हम ऊष्मीय मान भी कहते हैं, डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिखते चलिए। यहाँ पे बोला है कि जो सीएनजी है, सीएनजी का कैलोरी मान अधिक होता है किससे? डीजल से। दूसरा क्या बोल रहा है? केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। यानी जो केरोसिन है, क्या है? केरोसिन है। केरोसिन का जो कैलोरी मान है ये कोयला से अधिक होता है। दूसरा ये बोला है ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बोला है कि कोयले का जो कैलोरी मान है, कोयले का कैलोरी मान लकड़ी से ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? लकड़ी के ऊष्मीय मान या कैलोरी मान से ज़्यादा होता है। फोर्थ जो बोला है, बायोगैस का कैलोरी मान, किसका? बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी से ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? एलपीजी से ज़्यादा होता है। ये चारों ऑप्शन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे गलत कथन आपको पहचानना है, तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि किसका कैलोरी मान होता कितना है। कैलोरी मान क्या होता है? तो हाँ, 1 केजी ईंधन में 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पे जितनी ऊष्मा मिलती है, और वो जो ऊष्मा है ये किस में होनी चाहिए? किलो जूल पर केजी। यानी 1 केजी ईंधन को जलाने से जितने किलो जूल ऊष्मा मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरी मान या ऊष्मीय मान बोलते हैं। अब यहाँ भी देखिएगा, सीएनजी का हमने देखा कि सीएनजी का कैलोरी मान कितना होगा, तो 50,000 होता है। कितना होता है? 50,000 होता है। वहीं पे डीजल की बात करें तो डीजल का कैलोरी मान कितना होता है? 45,000 होता है। कितना होता है? 45,000। केरोसिन का भी सेम होता है। जो केरोसिन है, केरोसिन का भी कैलोरी मान कितना होता है? 45,000 ही होता है। वहीं पे कोयले की बात करें तो कोयले का कैलोरी मान कितना होता है? कोयले का होता है 25 से लेके कितना? 25 से लेके 33,000 के बीच में होता है। ये हजार में वैल्यू लिखी है। ठीक है। लकड़ी का कैलोरी मान कितना होता है? 17 से लेके 22,000। कितना होता है? 17 से लेके 22,000। वहीं पे बायोगैस का कैलोरी मान कितना होता है? बायोगैस का होता है 35 से लेके 40,000। कितना होता है? 35 से लेके 40,000 के बीच में होता है। और अगर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी का सबसे ज़्यादा लगभग कितना होता है? 55,000 होता है। कितना होता है? 55,000 होता है। अब यहाँ पे देखा है कि सीएनजी का कैलोरी मान ज़्यादा है डीजल से। तो देखिए सीएनजी कितना है? 50,000 है। डीजल कितना है? 45,000 है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत कथन पूछा है। केरोसिन का कैलोरी मान ज़्यादा है कोयले से, तो कोयला कितना है? 25 से 33,000 है। कितना? 25 से 33,000, जबकि केरोसिन कितना है? 45,000। तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट है। कोयला लकड़ी से ज़्यादा ऊष्मीय मान है कोयले का, तो सही है। कोयला 25 से 33,000 के बीच में है और लकड़ी 17 से 22,000 के बीच में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बायोगैस का कैलोरी मान ज़्यादा है एलपीजी से, बिल्कुल सही नहीं है। बायोगैस कितना है? 35 से 40 और एलपीजी कितना है? 55,000। तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश लगभग पूरी तरह से गुजर सकता है। अपारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देती है। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने आर पार जाने नहीं देती हैं। यहाँ पे सही विकल्प चूज करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या एक, दो और तीन, तीनों। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश लगभग पूरी तरीके से गुजर सकता है पारदर्शी वस्तुओं से, तो बिल्कुल सही है। पारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? तो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं जैसे कांच। कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है। और स्वच्छ पानी भी पारदर्शी होता है। इनसे प्रकाश पूरी तरीके से आर पार गुजर सकता है। ठीक है। अर्ध पारदर्शी जो वस्तुएं होती हैं, सेमी परमेएबल, ये प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो अर्ध पारदर्शी वस्तुएं होती हैं ये कुछ मात्रा में ही प्रकाश को आने जाने देती हैं, जैसे कि धुंधला कांच या फिर बटर पेपर वगैरह। ठीक है। तीसरा है अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने आर पार जाने ही नहीं देती, तो ये भी बिल्कुल सही है। अपारदर्शी नाम से ही क्लियर है कि इससे आर पार नहीं जाया जा सकता, तो अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने आर पार नहीं जाने देती। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये एक यहाँ पे बायोलॉजी का भी प्रश्न है कि ब्रायोफाइट्स में बीजाणुभिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। बीजाणुभिद एवं युग्मकोद्भिद पीढ़ियां स्वतंत्र होती हैं। बीजाणुभिद स्वयं जीवन चक्र पूर्ण कर सकता है या युग्मकोद्भिद बीजाणुभिद पर आश्रित होता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे युग्मकोद्भिद मतलब क्या होता है? गैमीटोफाइट। क्या होता है? गैमीटोफाइट। अब गैमेटोफाइट क्या होते हैं? और यहाँ पे बीजाणुभिद, बीजाणुभिद जो आया है इसका मतलब होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है? स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले आप ये समझिए गैमीटोफाइट या स्पोरोफाइट क्या होते हैं। तो गैमीटोफाइट जो वो होता है जो कि गैमीट का निर्माण करता है, यानी युग्मक का निर्माण करता है। यानी जो मॉस की अगर बात करें, यानी ब्रायोफाइट्स में मॉस की अगर बात करें, तो जो हरा भरा मुख्य पौधा दिखाई देता है ना, वो क्या कहलाता है? गैमीटोफाइट कहलाता है। और स्पोरोफाइट क्या होता है? जो कि बीजाणु का निर्माण करता है, यानी स्पोर्स का निर्माण करता है। अब जो स्पोरोफाइट्स होता है ना, ये गैमीटोफाइट पे डिपेंड करता है। पहले गैमीट का निर्माण होगा, तब फिर जाके ये स्पोर्स का निर्माण कर पाता है। तो यहाँ पे हम कुल मिला के कह
सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स में जैसे कि मॉस में युग्मकोद्भिद यानी गैमीटोफाइट मुख्य और स्वतंत्र पौधा होता है, ये फ्रीली होता है। लेकिन जो बीजाणुभिद होता है यानी स्पोरोफाइट होता है, ये गैमीटोफाइट पे डिपेंड करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जबकि सेकंड क्या दिया है कि बीजाणुभिद एवं युग्मकोद्भिद पीढ़ियां स्वतंत्र होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है, गैमीटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंड करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली यानी मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य क्या होता है? जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, जल में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करना, या जल में उपस्थित विलेय घुलनशील जो ऑक्सीजन होती है उसको अवशोषित करना। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो मछलियों में गिल्स होता है या क्लोम होता है, मछलियां जब पानी के भीतर सांस लेती हैं ना, तो ये अपने गिल्स यानी गलफड़ों का ही उपयोग करती हैं। और जब पानी मछलियों के जो गलफड़े होते हैं मुंह से होकर गिल्स के ऊपर से जब गुजरता है, तो गिल्स में मौजूद क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, जल में जो ऑटो घुलित होती है यानी जो ऑक्सीजन विलेय होती है उसको अवशोषित करने का काम करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये यही बता रहा है कि जल में उपस्थित विलेय यानी घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना किसका काम होता है, मछलियों में गिल्स यानी क्लोम का कार्य होता है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन क्यों गलत है, तो यहाँ पे ये दिया है कि वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना। देखिए यहाँ पे दोनों है ऑक्सीजन, ये अपशिष्ट वगैरह ये तो पहले हटा देना है, पोषक तत्व अपशिष्ट ये तो पहले ही हटा देना है, क्योंकि हमको पता है ये जो गिल है ये क्या है, श्वसन अंग है। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन दिया है, तो वायु से ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करती हैं। अगर हवा के संपर्क में आती हैं मछलियाँ यानी पानी से बाहर आएंगी, तो हवा पे आने पे ही उनके जो गिल्स होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब आपस में चिपक जाते हैं तो ये श्वसन की क्रिया ही नहीं कर पाएंगी, यानी सांस नहीं ले पाएंगी और वो मर जाएंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर फोर्थ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण से बड़ा होता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, या दो और तीन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, परावर्तन का नियम क्या कहता है। परावर्तन का नियम ये कहता है कि ये एक सतह है, इस पर जो आने वाली किरण होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। अब बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। फिर इससे जो जाने वाली किरण होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। हालांकि इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा है। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण। और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। और जो आपतन कोण होता है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आती है, परावर्तित होकर यह अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए जाती है। ये बोलता है परावर्तन का नियम। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं। ये भी परावर्तन का नियम बोलता है। तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण से बड़ा होता है। बड़ा नहीं होता है, क्या होता है, बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड पे दिया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में सम्मिलित जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा। अंतःग्रहण, पाचन, अंतःग्रहण के बाद पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण एवं निष्कासन, अंतःग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन एवं निष्कासन, अंतःग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण एवं निष्कासन, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। तो देखिए, भोजन जो पाचन की प्रक्रिया होती है फूड के, वो किस सीक्वेंस में चलती है। सबसे पहले क्या होता है, अंतःग्रहण, जिसको हम बोलते हैं इंजेशन। अब अंतःग्रहण यानी भोजन को क्या करते हैं, पहले हम मुख द्वार से शरीर के अंदर ले आते हैं। फिर उसका क्या होता है, डाइजेशन यानी पाचन होता है, यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। जब इसका पाचन हो जाएगा तो जो इसके पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर जब पोषक तत्व जो आंत है, छोटी आंत है, उसमें एक रसांकुर जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, उंगली के नुमा, जिसको हम बोलते हैं विलाई। तो जब इससे पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये पोषक तत्व जाते हैं एसिमिलेशन के लिए, यानी स्वांगीकरण के लिए। यानी ये जो ऊर्जा वगैरह होती है ये कहाँ से मिलती है, पोषक तत्वों से मिलती है। अब ये पोषक तत्व जाएंगे किसके पास, सेल के पास, कोशिका के पास। तो कोशिका इनका उपयोग करेंगी और इनमें इनसे ऊर्जा लेंगी और वृद्धि और मरम्मत के लिए इनका उपयोग करेंगी। ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, यानी इजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर असिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, फिर बाद में आता है निष्कासन, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में करेक्ट सीक्वेंस दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सही या गलत कथन या कथनों को सही पहचानिए। ये क्या है, निम्नलिखित
सही कथन को यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कथन आपको यहाँ पे पहचानना है। पहला है, धरती में भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। बी है, जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। सी है, खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है, वर्षा जल का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पे कूट दिया है ए और बी, ए बी और सी, केवल डी या फिर ए और सी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे गलत काट दीजिए, यहाँ पे पहचानना है सही कथन कौन सा है। तो देखिए, धरती में भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत अधिक है। क्या है, बहुत अधिक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी है, जल की कमी ऐसी समस्या है जिनका केवल ग्रामीण लोग सामना कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जल की कमी एक वैश्विक समस्या है और इसका सामना ग्रामीण और शहरी दोनों लोग कर रहे हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है, तो नहीं, खेतों में सिंचाई के लिए नदी का जल ही एकमात्र स्रोत नहीं है। कुआं, ट्यूबवेल, तालाब, नहरें, वर्षा का जल, ये भी क्या होते हैं, सिंचाई के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। लेकिन वर्षा जल का प्रमुख स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। वाटर साइकिल में वर्षा ही धरती में मीठे जल या ताजे जल का प्रमुख स्रोत और मूलभूत स्रोत होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर केवल डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अगला प्रश्न है, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर या आइस बॉक्स आदि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं करते हैं, खुली हवा में न रखे होने के कारण उन पर जीवाणु नहीं पहुंच पाते हैं, नमी अधिक होने के कारण भोजन खराब नहीं होता है। ये सभी धारणाएं गलत हैं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए, जब भोजन को हम फ्रिज में रखते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक अच्छा बना रहता है, ताज़ा बना रहता है, उसका कारण क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं ना, जो जीवाणु बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं, ये क्या है, इनको तेजी से ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर तापमान चाहिए। और वो तापमान कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक का। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर या फिर आइस बॉक्स, इसका तापमान कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अब यहाँ पे अनुकूल तापमान ही बैक्टीरिया वायरस को नहीं मिल पाता है, सूक्ष्म जीवों को नहीं मिल पाता है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर में ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर उनकी वृद्धि रुक जाती है। यानी कुल मिला के यहाँ पे ये बोल रहा है कि जीवाणु कम ताप पर वृद्धि नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अगर हम रेफ्रिजरेटर में भोजन को रखते हैं तो वो सुरक्षित बना रहता है। अब यहाँ पे ऑप्शन सेकंड दिया है कि खुली हवा में न रखे होने के कारण उन पर जीवाणु नहीं पहुंच पाते। देखिए, जो रेफ्रिजरेटर होता है ये पूरी तरीके से वैक्यूम सील्ड नहीं होता, यानी यहाँ पे हवाएं जा सकती हैं या फिर भोजन में पहले से ही जीवाणु मौजूद हो सकता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। अगर नमी अधिक होगी तो भोजन खराब नहीं होता, ऐसा नहीं है। नमी अधिक होगी तो फंगस बैक्टीरिया और बढ़ेंगे, बस क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का तापमान कम होता है, इसलिए भोजन खराब नहीं होता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत फ्यूज में तार बना होता है, तांबा का, एल्यूमिनियम का, तांबा और जस्ता का, या फिर लेड, टिन या फिर जस्ता का। जस्ता या लेड और टिन, यहाँ पे टिन होगा, टिन नहीं होगा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। कुल मिला के ये बोला गया है कि जो विद्युत परिपथों में उपयोग किया जाने वाला विद्युत फ्यूज होता है, ये किससे बना होता है। तो देखिए, फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज तार ये क्या करता है, सुरक्षा उपकरण के रूप में काम करता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में या फिर अगर ओवरलोडिंग होती है तो उस टाइम पे ये पिघल जाता है और बाकी जो उपकरण होते हैं घर में वो सुरक्षित बने रहते हैं, उनसे ये क्या करता है, कनेक्शन तोड़ देता है। अब जो फ्यूज तार है इसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो एक तो इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अब प्रतिरोध उच्च कैसे होना चाहिए, प्रतिरोध अगर इसका ज़्यादा होगा ताकि थोड़ा सा भी अगर करंट बढ़ा है तो ये तेजी से गर्म हो जाए। दूसरा क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। अब निम्न गलनांक मतलब कि थोड़ा सा भी ये गर्म हो तो तुरंत ये पिघल जाए और बाकी जो इक्विपमेंट है उनसे कनेक्शन टूट जाए। तो विद्युत ये जो फ्यूज होते हैं इसमें 2 ही गुण होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसमें ऐसे ही धातुओं का प्रयोग किया जाएगा जिनका प्रतिरोध अधिक हो और गलनांक कम हो। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी लेड और या टिन, जस्ता या लेड व टिन। अब देखिए यहाँ पे लेड यानी सीसा और टिन ये जो होते हैं ये मिश्र धातु, इनका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए घरों में मेनली फ्यूज में इसी मिश्र धातु की प्रयोग की जाती है, जिसमें लगभग 63% क्या होता है, टिन होता है और 37% यहाँ पे क्या होता है, लेड होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए, अगर बात की जाए किसकी, एल्यूमिनियम और तांबा की, तो ये जो एल्यूमिनियम होता है ना, इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, यानी अगर बहुत ज़्यादा करंट भी हो जाएगा तब भी, बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाएगा इक्विपमेंट, तब भी ये क्या होंगे, जल्दी से पिघलेंगे नहीं, इसलिए इनका उपयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है,
एक रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर स्वतंत्र छोड़ा जाता है। पत्थर द्वारा जमीन पर पहुंचने का समय सबसे कम कब होगा? जब रेलगाड़ी समान चाल से जा रही हो, जब रेलगाड़ी स्थिर हो, जब रेलगाड़ी समान त्वरण से चल रही हो, या उपरोक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी से एक व्यक्ति खिड़की से पत्थर फेंकता है। अब जो पत्थर है ये स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है, इसमें कोई भी ऐसे बाह्य बल नहीं लग रहा। पत्थर द्वारा जमीन पर पहुंचने का समय सबसे कम किस स्थिति में होगा? तो देखिए जब किसी पत्थर को ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसको जमीन में पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स वहां पे काम कर रहा होता है, जो कि है ग्रेविटी। क्या होता है? ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो उसको तेजी से नीचे की ओर खींचेगा और सिर्फ यही बल यहाँ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, अब इसके लिए अब चाहे रेलगाड़ी तेज स्पीड में चल रही हो या धीमी स्पीड में चल रही हो या खड़ी हो या समान त्वरण से चल रही हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ये नीचे की ओर लगने वाला बल है। अगर क्या होगा, तेज गति से चलेगी ट्रेन तो ये पत्थर जाके आगे गिरेगा, लेकिन गिरेगा नीचे और समय भी उतना लगेगा। ठीक है, और अगर धीमी गति से चल रही है तो पीछे गिरेगा लेकिन गिरेगा नीचे ही और उतने ही समय में गिरेगा। यानी ट्रेन की गति के कारण पत्थर आगे की तरफ दूर जाकर गिरेगा, लेकिन ऊपर से नीचे ही आएगा और तीनों स्थितियों में बिल्कुल समय बराबर ही लगेगा। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कि उपरोक्त सभी दिशाओं में समान समय लगेगा। अगला प्रश्न है, अच्छी विज्ञान शिक्षा बालक स्वयं तथा विज्ञान तीनों के लिए सत्य है। यह बात विज्ञान पाठ्यक्रम की किस वैधता को प्रदर्शित करता है? ऐतिहासिक वैधता, पर्यावरण और नैतिक वैधता, संज्ञानात्मक और प्रक्रिया वैधता, या फिर ये सभी? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 3 चीजें दिए हैं, बालक, स्वयं तथा विज्ञान तीनों के लिए। तो अगर हम बात करें बालक के लिए सत्य, तो बालक के लिए सत्य क्या होगा? इसका मतलब ये है कि विज्ञान का कोई कोर्स अगर हम दे रहे हैं तो उस कोर्स में हम बालक की उम्र का ध्यान रखें कि बालक कितने उम्र का है, और बालक के दिमाग का ध्यान रखें कि वो कितना सीख सकता है। इसी हिसाब से होना चाहिए ताकि वह इसे समझ सके और सीख सके। यानी ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है संज्ञानात्मक वैधता से। दूसरा है विज्ञान के लिए। अब विज्ञान के लिए सत्य मतलब क्या होता है? विज्ञान के लिए सत्य मतलब कि जो विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, यानी जो पाठ पढ़ाया जा रहा है विज्ञान का, वह सही हो और उसमें रटने के बजाय किस पे ध्यान दिया जाए? प्रयोग पे ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चे प्रयोग करके सीखें, इंगेज होकर सीखें। और ये किस वैधता से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है प्रक्रिया वैधता से। तीसरा है यहाँ पे स्वयं। अब स्वयं यानी जीवन के लिए सत्य मतलब कि विज्ञान बच्चे के आसपास के माहौल से जुड़ा होना चाहिए, जैसे उसमें पर्यावरण को बचाने, ईमानदारी, जैसे अच्छे गुण जिसमें मतलब जिससे वो बच्चा सीखे। तो ये क्या किससे जुड़ा होगा? ये पर्यावरण और नैतिक वैधता से जुड़ा होगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से किस अवयव को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? वसा युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन, या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन? किसको हम शरीर वर्धक भोजन के रूप में जानते हैं? तो देखिए जो वसा युक्त भोजन होता है ये भी ऊर्जा तो देता है। क्या करता है? ये ऊर्जा देने का काम करता है और ये ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, संचित फॉर्म में रखता है। कार्बोहाइड्रेट ये प्राइमरी सोर्स है ऊर्जा का। जब सबसे पहले ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलना खत्म हो जाती है तब वसा जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखता है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। जो विटामिन है ये हमको ऊर्जा नहीं देता। विटामिन है ये रोगों से बचाता है, प्रतिरक्षा प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये हमको ऊर्जा नहीं देता। अब यहाँ पे पूछा है शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? प्रोटीन। जो प्रोटीन है इसको हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि ये वृद्धि और विकास और साथ ही साथ ये ऊतक के मरम्मत का काम करता है। क्या करता है? ऊतक की मरम्मत का काम करता है, इसीलिए इसको हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब प्रोटीन हमको मिलता कहाँ से है? तो दूध, दही, दाल, सोयाबीन, अंडे, पनीर, इनसे हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाद से होने वाला लाभ नहीं है? मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, ये मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, या फिर ये सभी? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे नहीं पूछा है कि जो खाद का उपयोग करते हैं इनसे कौन सा लाभ नहीं होता। तो देखिए जो खाद हम उपयोग करते हैं, खाद के उपयोग से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और सरंध्र हो जाती है, जिससे वायु पास होती है और मिट्टी भुरभुरी होती है, तो जल धारण क्षमता भी इसकी क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी होती है, तो कमी नहीं होती है बल्कि क्या होती है? जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ नहीं पूछा है। बाकी मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसा होता है जब हम खाद का उपयोग करते हैं तो इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या हो जाती है? जो सूक्ष्म जीव है इनकी गतिविधि बढ़ती है, उसको ही हम कहते हैं कि मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग के विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना, अभावजन्य रोगी से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, मानव शरीर के विभिन्न पोषक और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उनको सूचीबद्ध करना, सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। बताइए यहाँ पे सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोगों को, अभावजन्य जो रोग होते हैं उनके विषय में बताने के लिए। तो अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाते समय ऐसी रणनीति अपनाते हैं, ऐसी रणनीति अपनाएं जो कि अधिक प्रभावी हो, तो यानी वास्तविक जीवन से जुड़े, तो वो क्या होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बच्चे उसमें क्या होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सोचते हैं, तर्क लगाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए केवल और केवल परिभाषा देना ये तो गलत होगा। परिभाषा दे दिए, बच्चे सुन लिए, अब ना सोचेंगे ना समझेंगे ना यहाँ पे तर्क लगाएंगे। अब यहाँ पे सूचीबद्ध करना भी, अगर किसी चीज़ का लिस्ट बनाना, लिखना, परिभाषा देना, ब्लैक बोर्ड पे लिखना, ये टर्म आ रहे हैं ना, तो ये हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, जबकि हमको एक्टिव ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना ये भी सही नहीं होगा, लेकिन अगर हम अभावजन्य रोगों से संबंधित डॉक्टर यानी चिकित्सक के प्रदेशन की व्यवस्था कर दें और उस पर परिचर्चा करें, तो इसमें बच्चे जो होंगे ये क्या होंगे, ज़्यादा ये क्या करेंगे, इंगेज होंगे और ज़्यादा उत्सुकता के साथ जुड़ेंगे। तो देखिए ऐसा क्या होता है कि अभावजन्य रोगों को वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, फिर उनको समझाएंगे, उनके कारण और बचाव को बेहतर से समझेंगे, बताएंगे कि इनके कारण क्या हो सकते हैं, इनके बचाव क्या हो सकते हैं। फिर बच्चे प्रश्न पूछेंगे और अपने विचार भी व्यक्त करेंगे कि अच्छा ऐसा होता है, हम तो ऐसा किए तो हमको नहीं हुआ था, और विषय की अवधारणा समझ विकसित करेंगे, उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो इसीलिए अभावजन्य रोगों से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन करना और उनकी व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, यानी जब ये सेशन समाप्त हो जाए फिर उसके बाद उस पर अगर आप चर्चा भी कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे अच्छा तरीका, उपयुक्त रणनीति हो जाएगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाह को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है। वैज्ञानिक दूसरे या अन्य वैज्ञानिकों की जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते हैं। वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। बताइए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका विज्ञान संदेहवाद का मतलब क्या होता है कि किसी बात को आंख बंद करके सच न मानना, बल्कि साक्ष्य यानी सबूत मांगना और प्रमाण मांगना। अब यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पहले आप ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक होता है, यानी इंडक्टिव होता है। क्या इंडक्टिव होता है? तो विज्ञान केवल और केवल इंडक्टिव नहीं होता है, ये कैसा होता है, ये निगमन वाला भी होता है। इंडक्टिव मतलब क्या होता है कि उदाहरण से नियम की ओर जाना। क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर जाना। क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर जाना। जबकि निगमन क्या होता है? नियम से फिर नियम क्या है, जो नियम बनाए गए हैं उनको क्या करना, लागू करना, यानी नियम से किधर जाना, उदाहरण की ओर जाना। तो विज्ञान दोनों प्रक्रियाओं पे काम करता है, उदाहरण से नियम भी बनाता है और नियम को लागू भी करता है, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। इसलिए ये हम सिर्फ नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ कैसा होता है, इंडक्टिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे है कि वैज्ञानिक दूसरे या अन्य वैज्ञानिक के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते, ये पूरी तरीके से गलत है। अब देखिए क्या करते हैं, प्रमाण जो मिले होते हैं ना, उसके आधार पे दोबारा जांच करते हैं और उनके कामों से सीखते हैं। बस हाँ, सबूतों की दोबारा जांच करेंगे, अगर वो उससे मैच नहीं खाते तब उसमें सुधार करते हैं, पर ये नहीं बोल सकते हैं कि विश्वास नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं, ओपन माइंडेड वाले होते हैं। ये तो सही है कि वैज्ञानिक नए विचारों वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे संदेहवाद से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि वैज्ञानिक किसी भी दावे को तब तक सच नहीं मानते हैं जब तक कि उसके पीछे का ठोस कारण न मिल जाए, साक्ष्य न मिल जाए और सबूत न मिल जाए। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है, यानी सही तरीका नहीं है। कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना, समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना है विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना यानी पूरा करना, परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुमान लगाना। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे वांछनीय नहीं है पूछा है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का
का अभ्यास करना। तो बिल्कुल सही है कि अगर टीचर कोई भी यहाँ पे प्रयोग करने वाला है, कोई भी प्रक्रिया या कोई भी अभ्यास करने वाला है, तो उसको क्लास यानी अभ्यास स्टार्ट करने से पहले क्लास के सामने पहले ही प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, उसका प्रयोग करके देख लेना चाहिए, ताकि क्लास में कोई भी गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे फर्स्ट तो सही है, यहाँ पे नहीं पूछा है। प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना यानी पूरा करना, तो ये भी क्या है, वांछनीय है यानी सही है। प्रयोग दिखाते समय शिक्षक को बीच बीच में आसान भाषा में क्या करना चाहिए, समझाते रहना चाहिए, एक्सप्लेन करते रहना चाहिए कि वहाँ क्या और क्यों हो रहा है। इससे बच्चे क्या होते हैं, समझते रहते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं। परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुमान करना, तो ये भी सही है। प्रयोग जब खत्म हो जाए उसके बाद बच्चों के साथ बातचीत करिए, डिस्कस करिए, ताकि बच्चे आपस में विचार विमर्श कर सकें और खुद भी निष्कर्ष निकाल सकें। लेकिन समय से पूर्व ही उनके बारे में, जो अनुबंध होने वाले हैं उनके बारे में बता देना। अब कोई आप मूवी देखने जा रहे हैं, आपको थिएटर में बैठते ही कोई पूरी स्टोरी बता दे मूवी की, तो क्या आप इंटरेस्टेड रहेंगे मूवी देखने में? ऐसा ही है कि अगर प्रयोग होने वाला है, आप पहले ही बच्चों को बता दिए जो होने वाला है, तो बच्चे फिर वहाँ पे उत्सुकता उतनी नहीं रहेगी, उत्सुकता खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये वांछनीय तरीका नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा? वर्गीकरण, अवलोकन, आगमनात्मक, तर्कशीलता एवं मापन। अब यहाँ पे कूट भी दिया है, ए और बी और सी और डी या ए और डी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ये 4 कौशल दिए हैं, बोला है। अब एक जो शिक्षिका है वो गति का शरीर के में गति का पाठ पढ़ा रही है। अब उसने कुछ इमेजेस दिखाई, जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली, उड़ता हुआ हवाई जहाज। फिर उसके बाद उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि प्रतिबिंब की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। अब ये इनमें से किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, पहला क्या है, वर्गीकरण। तो यहाँ पे वर्गीकरण शामिल नहीं होगा, क्योंकि वर्गीकरण का मतलब है कि चीजों को अलग थलग करना, समूह में या श्रेणियों में बांटना। लेकिन यहाँ बच्चों को बांटने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आकृति और गति के बीच में संबंध बताने के लिए शिक्षिका बोली है, इसलिए इसका उपयोग तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, अवलोकन। अब देखिए ये शामिल होगा, क्यों? क्योंकि बच्चे जल यात्रा की करती नाव की क्या किए, देखे, तैरती हुई मछली देखे और एक उड़ता हुआ हवाई जहाज देखे। यानी इनको क्या किया, उन्होंने अवलोकन किया, ध्यान से पहले देखा कि उनकी आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है, धारा रेखी होती है। अब इंडक्टिव रीजनिंग मतलब कि ये शामिल होगा, क्योंकि इसमें बच्चा अलग अलग उदाहरण को देखा और एक सामान्य नियम बना लिया कि जितनी भी चीज़ें तैर रही हैं ना, जितनी भी चीज़ें गति कर रही हैं, उनकी जो आकृति है वो कैसी है, धारा रेखी है, यानी ऐसे आगे सामने से स्ट्रीमलाइंड है, यानी धारा रेखी उनकी संरचना है। तो एक ये इंडक्टिव रीजनिंग भी शामिल होगा। देखिए यहाँ पे मापन नहीं शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई या वजन दूरी मापने की बात नहीं हो रही है, बस उसकी आकृति बतानी है और उसमें क्या लगाना है, मतलब उनकी गति बतानी है और उनकी आकृति बतानी है। तो यहाँ पे शामिल क्या होगा, अवलोकन शामिल होगा और क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग शामिल होगी, यानी बी और सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टीम या दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्कधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? यह आकलन के कार्य को सरल बनाता है, या विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक होता है, या विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है, या बृहद आमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए ये आकलन के कार्य को सरल बनाता है। अब सरल कठिन होना ये टीम शिक्षण पर डिपेंड नहीं करता। कभी कभी क्या होती है, चीज़ें सरल भी होती हैं, लेकिन कभी कभी अब जो हम ग्रुप टीचिंग कर रहे होते हैं तो ये कठिन भी हो जाती है, क्योंकि 2 टीचर इनका ही आपस में तालमेल नहीं खा पाता है। तो ये क्या होता है, सरल बनाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं होगा। यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करता है। अब क्या टीम टीचिंग जो हम कर रहे हैं, टीम शिक्षण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाना नहीं होता। भागीदारी तो हम कोई भी चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी कर देंगे, कोई भी हम ग्रुप डिस्कशन कर देंगे, तो उसमें बच्चे काफ़ी सारे पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये बृहद आमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। अब देखिए बड़ी कक्षा है, उसमें बच्चे ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम एक शिक्षक इधर खड़ा कर दिए, एक शिक्षक इधर खड़ा कर दिए, तो ये क्या टीम टीचिंग कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे 4th भी गलत होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कि यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। जैसे क्या है, जब हम टीम टीचिंग कर रहे होते हैं, यानी जब टीचर टीम टीचिंग कर रहे होते हैं, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि अब जब 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनकी स्किल भी अलग अलग होगी, उनके ज्ञान भी अलग अलग होंगे, उनको पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो ये जब अलग अलग तरीके आपस में मिलते हैं तो बच्चे
ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा इंगेज होके यानी ज़्यादा फायदेमंद तरीके से सीख पाते हैं। इसीलिए यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं। विद्यार्थियों को दो वक्र दर्पणों में किरण आरेख के आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। विद्यार्थियों को चमकीले स्टील के चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए, एक तो यहाँ पे गोलीय दर्पण की बात हो रही है, तो पहले आप गोलीय दर्पण से सिर्फ समतल दर्पण की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए आप फोर्थ ऑप्शन को क्या करिए, हटाइए, अवलोकन की बात हो रही। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों को परावर्तन का नियम स्पष्ट किया जाए। आप नियम बस बता दीजिए तो क्या ये समझ जाएंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे? हमको वो ऑप्शन देखना है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा क्या हो, खुद देखे, खुद अनुभव करे और खुद समझे, इसमें इंगेज हो, यानी एक्टिविटी में इंगेजमेंट उनको दिखाना है बच्चों का। ठीक है, तो अगर आप परावर्तन का नियम बस बता देते हैं तो इसमें बच्चे खुद देख के खुद अनुभव करके नहीं सीखेंगे। विद्यार्थियों को वक्र दर्पण में किरण आरेख और आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है, ये भी गलत है। यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 कि आप एक चमकीला स्टील का चम्मच, एक ये सरल उदाहरण है, आप इसको दीजिए क्योंकि उसके अंदर दो सतह होती है, एक सतह अंदर की ओर भी होती है और एक उथली भी होती है। अब क्या करेंगे, इसमें बच्चे देखेंगे, उनका प्रतिबिंब आकार और स्थिति बदलते हुए देखेंगे, यानी वो देखेंगे कि प्रतिबिंब कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा दिखाई दे रहा, कभी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, कभी प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, चम्मच की वक्रता का प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीजें वो क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। और अनुभव के आधार पे वो समझेंगे कि अच्छा, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण भी होता है और उत्तल दर्पण भी होता है, और इनके समझने का ये क्या बन जाएगा, एक आधार बन जाएगा। और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, खुद देखकर अनुभव करके एक अवधारणा तक पहुंचेंगे। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुकूल है? विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना, विज्ञान का कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने चाहिए, विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बननी चाहिए, विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा परिलक्षित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे 3 टर्म दिए हैं, 3 चीजें दी हैं, एक बच्चे के अनुकूल, दूसरा जीवन के अनुकूल, तीसरा विद्या विशेष के अनुकूल। अब बच्चे के अनुकूल मतलब बच्चे के आयु, रुचि और विकास के अनुसार पढ़ाना, जीवन के अनुकूल यानी विज्ञान को बच्चे के दैनिक जीवन यानी आसपास के वातावरण से जोड़ना, और विषय के अनुकूल मतलब है कि वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को तर्क, अवलोकन, जांच पड़ताल, ये चीजें क्या करना, विकसित करना, ताकि बच्चा उसमें उत्सुकता के साथ काम कर सके, पढ़ सके। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि बच्चा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, विज्ञान कक्षा का जो कार्य है ये विकासात्मक रूप से क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ये बच्चे के अनुकूल काम कर रहा है। बच्चे ये क्या, जो विज्ञान शिक्षा है ये बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए, तो सही है। अब ऐसे पढ़ाइए कि बच्चे उसके आसपास देखे हों, उसको महसूस किए हों। ठीक है, विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थी की सहायता करना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये विषय अनुकूल या फिर विज्ञान के अनुकूल है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही परिलक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना नहीं होता है। ठीक है, अनुशासन सिखाने के लिए नहीं होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैसे स्कूल में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों से संबंध में सही है? प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान विषय की तरह पढ़ाया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। कूट दिया है केवल सी, केवल बी, ए और बी या फिर बी और सी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, माध्यमिक कक्षाओं में आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है, इन तीनों को एकीकृत रूप में विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे बी तो सही हो जाएगा। सी है, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को दोनों को मिला के ईवीएस के रूप में पढ़ाया जाता है, तो सी भी सही है। लेकिन प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एक साथ मिला के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बी और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक यानी तापमान माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने की उपयुक्त संकेतक नहीं है? क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर मापना, थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग करना, या सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं, थर्मामीटर के अल्पमांक या न्यूनतम गणना पर ध्यान देना। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो देखिए थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग करना ये तो बिल्कुल सही है, और ये भी सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की जो दीवार है ये छुए नहीं, ठीक है, नहीं तो मर्क्यूरी का लेवल बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। थर्मामीटर के अल्पमांक यानी जो न्यूनतम मान है इसको ध्यान से देखना, अगर ये पहले से ही टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो फिर हम मेजर करेंगे तो टेम्परेचर और बढ़ के आ जाएगा, इसलिए न्यूनतम मान को ध्यान से देखना चाहिए, ये भी सही है। यहाँ पे जो सही नहीं है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। जरूरी नहीं है कि हमेशा पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही आए। ये एक तो वायुमंडलीय जो दाब है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, और दूसरा पानी पे कितनी अशुद्धि मिली है इस पे भी डिपेंड करता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। तो 100 डिग्री सेल्सियस ही मापना ये क्या है? उपयुक्त संकेतक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोज को पचा सके? 5 ऐसे जीव का नाम बताइए जो कि सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। सेल्यूलोज किससे बना होता है? मानव सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकता? मुक्तोत्तर प्रश्न मतलब कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं और विद्यार्थी उसमें अपना तर्क भी लगाए, उसमें कल्पना भी करे और विचार भी करे। तो देखिए 5 ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। रट के बुक से देख के बता देगा, एक ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सेल्यूलोज किससे बना होता है ये भी बच्चा देख के बताएगा, इसका एक फिक्स आंसर है। मानव में सेल्यूलोज क्यों नहीं पचा पाता, यानी मानव में सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं होता, इसका भी एक सीमित आंसर है कि सेल्यूलोज के पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो नहीं पाए जाते। तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट है कि क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोज को पचा सके। अब यहाँ पे बच्चा दिमाग भी लगाएगा, तर्क करेगा, कल्पना करेगा, विचार करेगा कि अच्छा अगर सेल्यूलोज का पाचन होगा तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य या वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है? बताइए। साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक, या तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा है कि शामिल नहीं किया जा सकता। बताइए। तो देखिए साक्ष्य आधारित तर्क विकसित करना तो बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी प्रमाणों के आधार पर अपना मत बनाना सीखते हैं, तो ये तो हमको करना है। देखिए स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दे जो जुड़े जाते हैं जैसे जीएम भोजन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव प्रौद्योगिकी, इनको शामिल करने का उद्देश्य होता है कि विज्ञान अलग अलग विषय के रूप में सिर्फ बढ़ावा नहीं बल्कि विद्यार्थी वैज्ञानिक सोच विकसित करे, तर्क क्षमता विकसित करे और वो तर्क लगाना सीखे। तो यहाँ पे विद्यार्थी प्रमाण के आधार पर अपना मत बनाना सीखते हैं, तो इसलिए ये क्या है, इसको शामिल करना है। यहाँ पे तीसरा है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायता करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थी समझते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान के साक्ष्य, तर्क और निरंतर जांच पे आधारित चीज़ों को क्या करते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, तो ये भी सही होगा। तर्क वितर्क कौशल को विकसित करना ये तो करेक्ट है ही। कि शामिल किसको नहीं करना है, जो कि प्रश्न में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड को नहीं शामिल करना है, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायता करना। तो एक निश्चित ये सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों को शामिल करने का उचित शैक्षिक उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित टर्म दिया है। एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायता करना, ये क्या है, यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने डिटेल में पढ़ा है। शुरुआत में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है, उसके बाद हमने पेडागोजी में बार बार रिपीट हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।